नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गणेश द्विवेदी जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। पंचायती राज में हमने प्राचीन जो पंचायती राज था उसको हमने ख़त्म कर दिया था और हम पहुंच गए थे मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल हमें जो देखने को मिलता है तो अलग अलग शासन देखने को मिलते हैं हमें मध्यकाल में। किस तरह के अलग अलग, जिन्होंने क्या किया था कि सैन्य प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल भी। उनका काम क्या था कि या तो वो लूटने के इरादे से आए थे या तो फिर वो अपने क्या इस्लाम के प्रचार के इरादे से आए थे। ठीक है दोस्त। अब जो मोहम्मद गजनबी थे वो लूटने के बहाने से आए थे। ठीक है। जो गौरी थे वो अपने इस्लाम का प्रचार करने से आए थे। कुतुबुद्दीन थे वो भी इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन कुछ हमें ऐसे शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने कार्य किया था। जैसे कि हमें अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलते हैं 1296 से 1316 तक, जिन्होंने क्या किया था कि गांव के विकास में उन्होंने योगदान दिया था दोस्त। ठीक है। ऐसे कुछ हमें शासन देखने को भी मिलते हैं। तो हमें अलग अलग तरह के शासन, लेकिन जो ज्यादातर हमें देखने को मिले हैं दोस्त इसमें मध्यकाल में, उनका जो पूरा ध्यान था वो ध्यान या तो इस्लाम प्रचार पर था या लूटने के बहाने से था। ठीक है। लूटने के लिए ही आए थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था सैन्य प्रशासन की ओर, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है। चलो हेडिंग डालो अब। क्या भारत में मध्यकालीन प्राचीन व्यवस्था, क्या मध्यकालीन प्राचीन व्यवस्था। ठीक है। तो भारत में मध्य में पंचायतों को अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसके दो कारण बताए गए हैं। इसके क्या दो कारण बताए गए हैं जो पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके दो कारण। पहले तो यह बताया गया कि भारत में राजनीतिक स्थिरता का अधिक होना। भारत में क्या है कि राजनीतिक जो स्थिरता थी इसका क्या होना, अधिक होना। क्या है भारत में राजनीतिक अस्थिरता का, भारत में आने वाले विदेशी जो आक्रमणकारी थे इस वजह से नहीं हो पाया, और राजनीतिक अस्थिरता का अलग होना। ठीक है। ये जो मुख्य कारण थे जो इसमें बताए गए थे। ठीक है दोस्त। तो जो सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी, सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो वर्णन मिला है हमें, तो सल्तनत काल में बहुत सारे सैनी लोग और गुलाम अपने राज्य का विस्तार करने लगे थे। कैसे थे? सल्तनत काल में बहुत सारे सैनी लोग और गुलाम अपने राज्य का क्या करने लग गए थे, विस्तार करने लग गए थे। क्या करने लगे थे? भारत में विस्तार करने लग गए थे इसमें। ठीक है। सल्तनत काल में आने वाले सभी विदेशी राजा आक्रमणकारी थे जिनका मूल लक्ष्य क्या था, भारत में अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना था। क्या था? प्रचार प्रसार करना था। ठीक है। इनका मेन ही काम जो मैंने आपको बताया था, इनका मेन काम क्या था कि सिर्फ प्रचार प्रसार करना ही था। जो भारत में ये मध्यकाल है पंचायतों का है, जो मध्यकाल, इसको क्या दो भागों में विभाजित किया गया था। इसको कैसा दो भागों में विभाजित किया गया था, इसको मध्यकाल को, मध्यकाल को कैसा दो भागों में विभाजित किया गया है। इसको कैसा किया गया है दोस्त? दो भागों में। तो पहला काल है जो अपना सल्तनत है और दूसरा जो है अपना मुगल काल है। कैसा है दोस्त? तो पहले जो मैं आपको बताऊं तो पहला है अपना कौन सा? सल्तनत है, दिल्ली वाला अपना। ठीक है। और दूसरा है जो अपना, वो है अपना मुगल। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो मुगल हमें कब देखने को मिला है? 1526। कब? 1526 से अपन को 1857 तक देखने को मिला है। 1526 से 1857 तक हमें देखने को मिला है। जो मध्यकाल है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है सल्तनत और दूसरा है मुगल। और जो हम पढ़ रहे हैं अभी तो वो सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। किसके बारे में? सल्तनत के बारे में हमने यहां से शुरू करा है। सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है दोस्त। तो सल्तनत काल में बहुत सारे सैनी लोग और राज्य का विस्तार करने लगे थे। सल्तनत काल में आने वाले सभी विदेशी राजा आक्रमणकारी थे जिनका मूल लक्ष्य क्या था? भारत में धर्मों का प्रचार प्रसार या लूटपाट करना। मैंने आपको बताया कि इनका मुख्य कार्य क्या था कि भारत में क्या करना था, या तो प्रचार करना था या ही सिर्फ लूटपाट करना था। ऐसे बहुत सारे हमें राजा देखने को मिले हैं इसमें मध्यकाल में। ठीक है दोस्त।
दिल्ली सल्तनत में गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? कमनी। कमनी कहा जाता था गांव के मुखिया को, ठीक है, कामनी कहा जाता था। इसका एक फ्लोट चार्ट बना लेते हैं अपन यहां पे, ठीक है, इधर बना लेते हैं अपन। जब मध्यकाल में जो बांटा गया था ना राज्यों को, तो ये है अपना क्या? राज्य, ठीक है, ये है दोस्त अपना राज्य। और इस राज्य को, जो राज्य से छोटा था, उसको बोला गया था इक्का। क्या बोला गया था? इक्का बोला गया था, या तो प्रांत बोला गया था दोस्त, क्या बोला गया था? प्रांत, या तो फिर सूबा बोला गया था। क्या बोला गया था? सूबा बोला गया था, ठीक है दोस्त। इसके बाद जो हमें इससे छोटी इकाई देखने को मिलती है वो क्या मिलती है? परगना देखने को मिलती है हमें। क्या मिलती है? परगना। और इससे जो सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है तो वो हमें ग्राम देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ग्राम। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है इसमें? तो सबसे बड़ी इकाई है अपनी राज्य, ठीक है। और उससे छोटी इकाई कौन सी है अपनी? इक्का है, प्रांत है और सूबा है, जिसको इक्का भी बोला गया है, प्रांत भी बोला गया है और सूबा भी बोला गया है, ठीक है। उससे छोटी इकाई जो हमें देखने को मिली है वो परगना देखने को मिली है, ठीक है दोस्त। और उससे सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी दोस्त कि जो ये परगना है ये हमें कहां? सल्तनत काल में देखने को मिला है। कहां पे? सल्तनत काल में देखने को मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, पेपर में, तो इसको नोट कर लेना कि ये परगना हमें जो देखने को मिला है पहली बार, तो परगना हमें देखने को मिला है सल्तनत काल में देखने को मिला है, जिसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? राज्य। और उससे छोटी इकाई थी इक्का, प्रांत या सूबा, ठीक है। उससे छोटी थी परगना और सबसे छोटी थी दोस्त ग्राम। क्या थी? सबसे छोटी थी दोस्त ग्राम, ठीक है। तो ये है दिल्ली सल्तनत के मुखिया को क्या बोला गया है? दिल्ली सल्तनत के गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामणी। गांव के जो मुखिया है उसको क्या है? ग्रामणी कहा गया है। क्या? ग्रामणी कहा गया है दोस्त गांव के मुखिया को। दिल्ली सल्तनत में गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा गया है। क्या बोला गया है? ग्रामणी कहा गया है, ठीक है। क्या? ग्रामणी कहा गया है। लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए, गांव को लेखा जोखा रखने के लिए पटवारी पद शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या शामिल किया गया है? पटवारी पद को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। मुख्य द्वार पर पटवारी की नियुक्ति खिलजी वंश के शासकों द्वारा की गई थी, ठीक है। मुख्य तौर पर किसके द्वारा की गई थी? मुख्य तौर पर खिलजी वंश के द्वारा की गई थी। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला? परगना देखने को मिला। क्या? परगना। क्या देखने को मिला? परगना। जो गांव से क्या थी? बड़ी इकाई थी। क्या थी? गांव से बड़ी इकाई थी, इक्का से छोटी इकाई थी, ठीक है। क्या देखने को मिला हमें? परगना देखने को मिला। और इसमें हमें मुख्य तौर पर जो पटवारी पद की नियुक्ति किसने करी थी? वो खिलजी वंश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? खिलजी वंश। परगना का मुखिया, ठीक है, परगना अधिकारी होता था। क्या होता था? परगना का मुखिया। परगना का मुखिया को क्या बोलते थे? तो परगना के मुखिया को बोलते थे अपन क्या? परगना अधिकारी। क्या बोलते थे दोस्त? परगना अधिकारी बोलते थे। क्या बोलते थे? परगना अधिकारी बोलते थे, ठीक है। एकता मुखिया को सूबेदार कहते थे। जो अपना इक्का था, क्या था? जो अपना इक्का था दोस्त, इक्का था, जिसको प्रांत भी बोला गया है दोस्त, ठीक है, प्रांत भी बोला गया है जिसको, उसका मुखिया कौन हुआ करता था? तो उसके मुखिया को बोला गया है सूबेदार बोला गया है। क्या बोला गया है? उसके मुखिया को बोला गया है सूबेदार। और जो राजा है उसको तो राजा ही बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे उसको? है, वो तो बड़े लोग हैं। एक बार फिर से रिपीट करना मेरे साथ। दिल्ली सल्तनत में जो है गांव के मुखिया को क्या बोला गया है? तो गांव के मुखिया को बोलेंगे अपन दोस्त ग्रामणी। क्या बोलेंगे प्रभु? गांव के मुखिया को तो ग्रामणी बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? ग्रामणी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए गांव का जो लेखा जोखा रखना है हमें, तो किसकी नियुक्ति करी गई थी? पटवारी की भी नियुक्ति हमें देखने को मिली है यहाँ पे। और मुख्य तौर पर जो पटवारी की नियुक्ति किसने करी थी? तो वो खिलजी वंश शासकों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्त? तो खिलजी वंश शासकों के द्वारा की गई थी। परगना का मुखिया, परगना के मुखिया को क्या बोला गया है इसमें? तो परगना अधिकारी बोला गया है। क्या बोला गया है परगना के मुखिया को? परगना अधिकारी। क्या? परगना अधिकारी। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, परगना के मुखिया को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परगना अधिकारी। क्या? परगना अधिकारी। ठीक है, गांव के मुखिया को ग्रामणी, गांव के मुखिया को क्या बोलेंगे? ग्रामणी। मुख्य तौर पर पटवारी की नियुक्ति कौन से वंश के द्वारा की गई थी? खिलजी वंश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? खिलजी वंश के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो इक्का है या फिर प्रांत है अपना, ठीक है, इसके मुखिया को क्या बोला गया था? इसके मुखिया को बोला गया था दोस्त सूबेदार। क्या बोला गया था? सूबेदार बोला गया था इसके मुखिया को दोस्त। क्या बोला गया था? सूबेदार। याद रखना क्या बोलेंगे अपन? सूबेदार बोलेंगे। राज्य का राजा सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत काल में गांव में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण गयाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गयाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था दोस्त। किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? गयाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो राज्य का राजा सुल्तान कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत काल में जो गांव में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था, वो गयाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। गांव बाजारों में जो महंगाई पर नियंत्रण था ना दोस्त, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। गांव में जो महंगाई की गई थी, कर लगाए गए थे, उसको थोड़ी सा कम किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अब जो पढ़ने वाले हैं अपन चंदेल वंश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आपने पढ़ा होगा अच्छे से इसको, मध्य प्रदेश के इतिहास में। देखो चंदेल वंश नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे वीडियोस डलेंगे हिस्ट्री की, पढ़ लेना। देखो जाके, क्या कर रहे हो अभी तुम? हैं, चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया था चंदेल वंश के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश शासकों के द्वारा खजुराहो में सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? तालाबों का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे? खजुराहो में करवाया गया था। कहाँ? खजुराहो में। किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? खजुराहो में। किसका निर्माण? तालाबों का। ठीक है, तालाबों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंदसौर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुओं का निर्माण कराया गया था। और कुओं का निर्माण कराया गया था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है कुओं से, वो कहाँ की जाती है? तो आपको याद रखना है कि कहाँ? मंदसौर में ही की जाती है दोस्त। कहाँ? मंदसौर में। और आज भी मंदसौर में सबसे अधिक सिंचाई कुओं से ही होती है। किससे होती है? कुओं से ही होती है दोस्त। किससे? कुओं से होती है दोस्त। ठीक है, याद है आपको, याद रखना इसको। और मंदसौर में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं से। ठीक है, किसके द्वारा? कुओं के द्वारा। ठीक है, राजा भोज ने रायसेन की बेतवा नदी के किनारे डैम बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना डैम था। उस डैम का नाम क्या है दोस्त? मेरे को ये बता दो आप लोग, क्या नाम है उस डैम का? नाम बताओ उस डैम का। उस डैम का नाम है साइकोपैलियन। उस डैम का नाम है साइकोपैलियन। क्या नाम है उस डैम का? राजा भोज के द्वारा रायसेन में बेतवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे साइकोपैलियन बांध बनाया गया था। साइकोपैलियन बांध बनाया गया था। कौन सा? साइकोपैलियन बांध। अब ये कमेंट करके मेरे को बताना है कि इसकी डेट क्या है, कब बनाया गया था, ये आपको बताना है सर्च करके कि कब बनाया गया था ये साइकोपैलियन बांध। ठीक है, सर्च करना, कहीं से भी सर्च करना, कमेंट करके जरूर बताना है कि ये जो बांध बनाया गया था राजा भोज के द्वारा बेतवा नदी के किनारे डैम बनाया गया था साइकोपैलियन डैम, ये कब बनाया गया था, इसकी डेट क्या है। ठीक है, इसकी डेट मुझे बतानी है आप लोगों को।
एक बार फिर से रिपीट करें चंदेल वंश के बारे में, तो बहुत सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया था। एमपी में चंदेल वंश शासकों के द्वारा खजुराहो की सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण कराया गया था। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी इन्होंने निर्माण करवाया था, मध्य प्रदेश में दोस्त, ठीक है। तो खिलजी के द्वारा जो कुओं का निर्माण करवाया गया था, खिलजी के द्वारा कुओं का निर्माण करवाया गया, तो बहुत सारे कुएं थे। तो आज भी मंदसौर में जो सिंचाई की जाती है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जो सिंचाई होती है कुओं से, वो मंदसौर में ही होती है, ठीक है। और राजा भोज के द्वारा बनाया गया था डैम, तो कौन सा डैम था? साइकोपेलियन डैम था। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे बनाया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना डैम है ये। कौन सा है दोस्त? सबसे पुराना डैम है मध्य प्रदेश का। कौन सा सबसे पुराना डैम? साइकोपेलियन डैम। कौन सा है? साइकोपेलियन डैम। साइकोपेलियन डैम है ये। क्या है? साइकोपेलियन डैम, ठीक है दोस्त। अब जो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है दोस्त, तो हमें कई सारे राजा देखने को मिले हैं, जिसमें से बाबर है, हुमायूं है, अकबर है। क्या है? हमें बाबर मिला है, ठीक है, बाबर। हुमायूं मिला है, अकबर मिला है हमें। बाबर मिला है हमें, हुमायूं मिला है हमें, अकबर मिला है। जिसमें से ये हमें मिला है बाबर 1526 में देखने को मिला है, जो 1530 तक देखने को मिला है। कब तक? 1526 से 1530 तक। और फिर हमें 1530 से देखने को मिला है, और 1556 तक हमें ये देखने को मिला है, ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं के बाद जो दोस्त आ जाते हैं, तो हुमायूं के बाद अपने आते हैं कौन से? अकबर आ जाते हैं अपने। हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। अकबर हमें मिलते हैं 1665 तक देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्त। अकबर हमें कब मिलते हैं? 1665 में। अकबर ने ही जो पटवारी का पद था ना दोस्त, उसको अधिक मजबूत किया था। क्या किया था? उसको अधिक मजबूत। जो मुगल काल में हमें जो मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिली है, तो ये बाबर का आगमन होता है सबसे पहले 1526 से 1530 तक। कब? 1526 से 1530 तक हमें इनका देखने को मिला है, सबसे पहले बाबर को। उसके बाद हुमायूं जो हमें मिले हैं, तो हुमायूं हमें 1530 से मिले हैं दोस्त, 1556 तक देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। अकबर जो मिले हैं, तो 1556 से, कब से? 1556 से मिले हैं हमें 1665 तक। और जो अकबर थे ना दोस्त, इन्होंने ही क्या किया था? जो अपना पटवारी का पद था ना दोस्त, पटवारी के पद को क्या किया था? मजबूत किया था, ठीक है। पटवारी के पद को इन्होंने क्या? मजबूत किया था दोस्त, ठीक है, ठीक है, पटवारी के पद को मजबूत किया था। अब जो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, आपने राजा देख लिए कि कौन कौन से राजाओं का आगमन हुआ था। अब जो मुगल काल में किस तरीके से प्रांत को विभाजित किया गया था, किस तरीके से प्रांत को बांटा गया था, तो जो राज्य है, राज्य की छोटी इकाई को सूबा बोला गया था। क्या बोला गया था? कि सूबा। राज्य से छोटी इकाई कौन सी है? सूबा। और सूबा से छोटी इकाई है प्रांत, और प्रांत से छोटी इकाई है सरकार। कौन सी? सरकार, ठीक है। और उससे छोटी इकाई परगना है अपनी, और परगना से छोटी इकाई अपनी गांव है, ठीक है दोस्त। क्या है? अपनी गांव। ये देखो, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है अपनी दोस्त? तो राज्य है। और राज्य से जो छोटी इकाई है वो सूबा है, और सूबा से छोटी इकाई प्रांत देखने को मिली है हमें। प्रांत से छोटी इकाई सरकार, और सरकार से छोटी इकाई परगना, और परगना से सबसे छोटी इकाई जो है वो हमें देखने को मिली है कौन सी दोस्त? तो दोस्त हमें देखने को मिली है गांव। गांव मिली है अपनी, ग्राम मिली है। इसमें बताया गया था कि 12 सूबे थे इसमें। कितने सूबे थे दोस्त? 12 सूबे थे इसमें। तब सूबे देखने को मिले हैं हमें। कितने? 12 सूबे इसमें देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। इसका वर्णन किसमें? अकबरनामा में किया गया था दोस्त। इसका वर्णन, जो हमें इसका वर्णन मिला है ना कि कितने सूबे हैं, तो इसका वर्णन कौन सी किताब में है? तो इसका वर्णन हमें मिला है अकबरनामा में। कहाँ मिला है दोस्त? तो इसका वर्णन हमें मिला है अकबरनामा में, ठीक है दोस्त, इतना याद रखना।
इसका दोस्त हमें कहां मिला है? अकबरनामा में मिला है। अब ये बताओ कि सबसे अधिक सूबे थे वो कहां थे? सबसे अधिक सूबे, सबसे अधिक सूबे कहां हमें देखने को मिले हैं? तो सबसे अधिक जो हमें सूबे देखने को मिले हैं ना दोस्त, तो इससे हटकर टॉपिक बता रहा हूं मैं। सबसे अधिक जो हमें मिले हैं देखने को, वो कहां मिले हैं? आलमगीर के शासन में हमें देखने को मिले हैं 20 सूबे देखने को मिले हैं दोस्त। कितने? 20 सूबे देखने को मिले हैं। कितने? 20 सूबे हमें देखने को मिले हैं दोस्त। कितने? 20। ठीक है, मुगल कालीन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और मुख्य तरह से। ठीक है, इतना याद रखना ये जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, जो अगर आप अपन आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं इसको, मध्यकालीन का थोड़ी सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, उसके बाद प्राचीन, मतलब 2 वीडियो में अपन इसको खत्म कर देंगे। ये मान लो कि ये इंट्रोडक्शन था एक तरीके से। जो मेन जो शुरू होने वाला है ना लेक्चर, वो 2 लेक्चर के बाद शुरू होने वाला है पंचायती राज का, वो बहुत अच्छे से शुरू होने वाला है। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।